यह सवाल दरअसल भारत के शेयर बाजार से जुड़ा है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर चलेगा केस। मुंबई की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोई भी देश कितने दिनों तक सट्टे के आधार पर चल सकता है? माधवी और वरिष्ठ अधिकारियों पर केस चलेगा। माधवी पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। तो ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर मुकदमा चलेगा। कोई भी देश क्या वाकई मैनिपुलेशंस के आधार पर चल सकता है? लेकिन शेयर बाजार पर निगरानी रखने के बदले अगर सेबी और उसके अधिकारी ही नहीं बल्कि उसके परमानेंट सदस्य, उसके चेयरमैन और बीएसई से जुड़े अधिकारी भी अगर इस गोरख धंधे में शामिल हो जाएं तो फिर बचेगा क्या? यानी इस देश में करोड़ों निवेशक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं कि उन्हें इस बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी में से थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए। और उसके बाद जब शेयर बाजार को लेकर एक रिपोर्ट ऐसी आती है जो खुले तौर पर यह बतलाती है कि दरअसल एक कंपनी ने कितनी गड़बड़ियां कर रखी हैं, तो उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री यह कहने से नहीं चूकते हैं उन्होंने इस देश में लाल फीताशाही खत्म कर डाली। यहीं से असल खेल इस देश के भीतर में शुरू होता है, क्योंकि सेबी का काम शेयर बाजार पर निगरानी रखने का है। जनवरी 2023 में हिडेनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का असर यह हुआ कि सिर्फ 36 घंटों के भीतर 11.5 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में डूब गए। और इस देश के भीतर हड़कंप मच गया इस तरीके से कि शेयर बाजार में कैसे कोई कॉर्पोरेट अपने मैनिपुलेशन के आश्रय चला सकता है। और उस मैनिपुलेशन को बरकरार रखने में जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे उसमें सरकार से जुड़े हुए एलआईसी का जिक्र कीजिए, एसबीआई का जिक्र कीजिए, इन्होंने पैसा उसी कंपनी के शेयर को दोबारा से बेहतरीन करने के लिए लगाया और उस शेयर को खरीद लिया। यानी नेक्सस किसी एक कंपनी की गड़बड़ी भर का नहीं, नेक्सस सिर्फ उस सेबी के चेयरमैन और जुड़े हुए अधिकारियों के गोरख धंधे और साथ जुड़कर काम करने भर का नहीं, बल्कि शेयर बाजार के भीतर सरकार और सरकार से जुड़ी हुई कंपनी जो पीएसयू के तौर पर है, उनका पैसा भी डाइवर्ट करके शेयर बाजार को किसी भी हालत में बरकरार रखना है, यह संदेश दिया गया। तो फिर मुंबई के स्पेशल ब्रांच जो एंटी करप्शन ब्यूरो का है, उसकी अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया कि अब आप एफआईआर दर्ज कीजिए। उसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि एक नियामक संस्था ही अगर गड़बड़ी करे तो फिर रास्ता क्या निकलेगा, यानी कार्रवाई कड़ी कैसे हो, इस दिशा में एफआईआर उसी रूप में तैयार होनी चाहिए। यह एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ होगी। पहला नाम सेबी की चेयरमैन रही माधवीपुरी बुच, जो 48 घंटे पहले सेबी से रिटायर हुई है। 3 बरस तक यह सेबी में चेयरमैन रही। पहली महिला थी जो सेबी की चेयरमैन बनी, लेकिन पहली महिला इस रूप में भी थी कि पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को लाकर यहां पर सेबी चेयरमैन बनाया गया। सरकार के साथ काम करने वाले होते थे, लेकिन कॉरपोरेट के साथ काम करने वाले माधवीपुरी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया गया, तब यह सवाल बहुत हल्के फुल्के तरीके से खड़े किए गए थे। क्या वाकई जिस कॉरपोरेट के साथ ये जुड़ी रही, काम करती रही और उसके शेयर जो शेयर बाजार में होंगे, उनसे लेकर क्या गोरख धंधा नहीं होगा? किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी कांड जो सामने आया, और उसके बाद एक अगली रिपोर्ट ने बतला दिया कि दरअसल सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच सीधे तौर पर कैसे कंपनी के शेयरों के साथ और कंपनी से मुनाफा पाते हुए, यानी डबल तरीके से उन्हें मुनाफा कैसे मिल रहा है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा गया। उस दौर में यह पूरा मामला ना तो ईडी ने उस तरफ ध्यान देने की कोशिश की, और जब विपक्ष ने पूरा मामला उठाया और शेयर बाजार की गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जांच नहीं बैठाई। जिस बात का जिक्र हो रहा था, कम से कम एक स्पेशल टीम तो बना देते, एक एसआईटी तो बना देते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ही कहा, आप नियामक संस्था हैं, आप ही चीजों को देखिए। कल्पना के परे की परिस्थिति है। इस देश के भीतर 1 दर्जन सरकार के अपने इंस्टीट्यूशन हैं जो इस देश में आर्थिक अपराध को पकड़ने और रोकने का काम करते हैं। इस दौर में हर किसी की जुबान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम हो सकता है। उसने भी कोई पहल नहीं की, सीबीआई ने कोई पहल नहीं की, और एक विसल ब्लोअर के जरिए, एक जर्नलिस्ट के जरिए जब यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट में गया, तो उस कोर्ट को यह डायरेक्शन देना पड़ गया कि दरअसल अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लगता ऐसा है कि लार्ज स्केल पर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, रेगुलेटरी वायलेशन हुआ है, करप्शन हुआ है।
और स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बंगर ने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र कर दिया कि दरअसल यह नियामक चूक एक मिली भगत का सबूत है, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया और 30 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और इसको लेकर जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज में नाम लिखे गए उसमें एक माधवीपुरी बुच है। इसके अलावे 3 परमानेंट मेंबरान हैं जो सेबी के साथ जुड़े रहकर काम करते हैं। 2 बीएसई से जुड़े ऑफिशियल हैं जिनको ऊपर करप्शन का पूरा चार्ज है। किस तरीके से यह पूरी मिलीभगत कर रहे थे। प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं और अब इसमें अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। और एक निष्पक्ष जांच का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कुल 6 अधिकारी यानी चेयरमैन के साथ 3 परमानेंट मेंबर और 2 बीएसई से जुड़े अधिकारी हैं। लेकिन इसके बाद जिन बातों का जिक्र एफआईआर की कॉपी में है उसमें बहुत साफ तौर पर यह लिखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी के फर्जी लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों से पूरी तरीके से विफल रहे। बाजार में हेरफेर की सुविधा उन्होंने दे डाली और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट को धोखाधड़ी करने के लिए सक्षम बना दिया। यानी जिस सेबी का काम था कि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, उसने कैसी पूरे सिस्टम को क्रिएट किया जिससे यह साफ तौर पर लगे कि दरअसल जो धोखाधड़ी कर सकता है खुलकर कर ले। और इस दौर के शेयर बाजार का सच शायद इसीलिए बड़ा त्रासदीदायक है और लोगों का भरोसा उठने लगा है। और शायद इसीलिए सरकार के जमी तले जमी खिसक रही है। पैर तले जमी ये खिसक अगर रही है तो इसीलिए उसने इस बार किसी कॉर्पोरेट के व्यक्ति को सेबी चीफ नहीं बनाया। 48 घंटे पहले जो ऐलान हुआ वो तुहिन पांडे जी का ऐलान हुआ। तुहिन इससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े थे। जनवरी के महीने में उनको फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर लाया गया और उसके बाद उन्हें सेबी चीफ बनाया गया। यानी पुरानी परंपरा में सरकार को लौटना पड़ा कि कॉर्पोरेट का खेल शेयर बाजार का खेल नहीं हो सकता है। इस देश के भीतर छोटे छोटे निवेशक जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके साथ जो धोखाधड़ी और जो ठगी होती है उसमें सेबी ही अगर मशगूल हो गई ऐसी व्यवस्था बनाने में कि जो पैसा लगा रहा है, जिस तौर पे लगा रहा है, वह मुनाफा बनाता चला जाए और पूरा बुलबुला ऊपर उफनते चला जाए। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस दौर में शेयर बाजार जो डहडहाकर गिरते चला जा रहा है वह दरअसल उस मैनिपुलेशन का ही असर है जो कि कॉर्पोरेट को मुनाफा देने के लिए कॉर्पोरेट के साथ संग खड़े होकर ठगी करने की दिशा में, करप्शन को बढ़ाने की दिशा में सारे खेल से भी कर रहा था। यह सवाल इस देश के सिस्टम और सरकार का भी है। फाइलें खुलेंगी और फाइलें खुलेंगी तो क्या उस तार के आश्रय मुंबई के शेयर बाजार से चलते चलते यह देश के वित्त मंत्रालय और वहां से होकर पीएमओ तक यह धागा और तागा जाता नहीं है? तो किस देश में कॉर्पोरेट का खुला खेल तो सबकी आंखों के सामने है। और मनाइए कि कोई कार्रवाई हो, मनाइए हो कि फाइलें खुले, मनाइए कि इस देश के भीतर असल इस देश की इकोनॉमी क्या है उस जमीन को देखने और दिखाने की स्थिति में सत्ता आकर खड़ी हो जाए और वो बताए कि दरअसल हकीकत हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है और हमने कैसे शेयर बाजार के भीतर घपला या घोटाला किया है। ये कह पाने, दिखा पाने की स्थिति में कौन कब कैसे होगा, इंतजार हमें आपको करना होगा। लेकिन फिर भी बधाई मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट और जज को, जिन्होंने कम से कम उस बुलबुले को तो उफान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पता चले कि शेयर बाजार के साथ पैसा बनाने का खेल करता कौन है, कैसे ठगी और कैसे मैनिपुलेशन होती है। इंतजार करते हैं क्योंकि कल एक बार फिर शेयर बाजार खुलेगा। इसका असर कितना भयावह हो सकता है, इंतजार कीजिए कल धड़कनों के साथ जब शेयर बाजार खुले और इंडेक्स के उस एरो को भी देखते रहिएगा जो ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि कल वाकई एक हिस्टोरिक डे है शेयर बाजार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।